जब कार्ल बोस ने वर्गीकरण प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का निर्णय लिया, तो उन्होंने सभी मोनेरा को दो समूह में विभाजित किया: आदि बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब आधे बैक्टीरिया विशेष होते हैं। उनके कुछ जीन और एंजाइम ऐसे होते हैं जो ससीम केंद्रकी से काफी मेल खाते हैं। अन्य सभी असीम केंद्रकीय जिनमें ये विशेषताएं नहीं थी, उन्हें बैक्टीरिया डोमेन में रखा गया। इस वीडियो में हम इस डोमेन को विस्तार से देखेंगे और इसकी विशेषताओं तथा विविधता के बारे में बात करेंगे। बैक्टीरिया की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक उनकी कोशिका भित्ति होती है और अधिकांश बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति काफी कठोर होती है। ये एक विशेष यौगिक पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है जो किसी अन्य जीव में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बैक्टीरिया को संपूर्ण मजबूती, सुरक्षा प्रदान करना और उसके आकार को बनाए रखना है। अब मुझे नहीं पता कि आपने इस बात पर ध्यान दिया या नहीं, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि सभी बैक्टीरिया के पास कोशिका भित्ति होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है। इसका एक अपवाद माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु वंश है, जिसमें पूरी तरह से कोशिका भित्ति और पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। कोशिका भित्ति के अलावा बैक्टीरिया में इस ग्रह के प्रत्येक अन्य जीव की तरह डीएनए भी होता है, जो बैक्टीरिया की आनुवंशिक सामग्री यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इन दो चीजों यानी कि डीएनए और कोशिका भित्ति के अलावा कुछ बैक्टीरिया में अतिरिक्त संरचनाएं भी होती हैं, जैसे कि कशाब और क्लोरोफिल। क्या आपने इस लहरदार पूंछ जैसी चीज को देखा है? ये कशाब है। ये एक बाल जैसी संरचना होती है जो बैक्टीरिया को गतिशीलता प्रदान करती है। ये मूल रूप से एक पूंछ की तरह कार्य करती है, जैसा कि मैंने पहले कहा, जो बैक्टीरिया को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तैरने में मदद करती है। अब कुछ बैक्टीरिया में केवल एक कशाब होता है, जैसे कि विब्रियो कॉलरी, जो हैजा यानी कि कॉलरा उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया है। और फिर कुछ अन्य बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि ई कोलाई, जिनके शरीर पर कई कशाब होते हैं। अब वो बैक्टीरिया जिनमें क्लोरोफिल या क्लोरोफिल जैसे वर्णक होते हैं, वे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिससे वे प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो प्रकाश ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करके सरल अकार्बनिक यौगिकों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज जैसी अपनी खुद की खाद्य सामग्री बना सकते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया जैसे कि ये जो यहाँ दिखाया गया है, ये साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए नामक वर्णक होता है, जो वही वर्णक है जो पौधों में भी पाया जाता है। इसलिए वो इस वर्णक का उपयोग प्रकाश ऊर्जा को संचित करने के लिए करते हैं और फिर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके भोजन बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पौधे करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि स्वपोषी बनने के लिए प्रकाश संश्लेषण करना अनिवार्य है? असल में नहीं। कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी ना होकर रसायन संश्लेषी यानी कि कीमोसिंथेटिक होते हैं। ये बैक्टीरिया भी स्वपोषी होते हैं, लेकिन वो ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रकाश का उपयोग नहीं कर सकते। इसके बजाय वो हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्राइट, फेरस आयन और ऐसे ही अन्य अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वो इस ऊर्जा का उपयोग अपनी खुद की खाद्य सामग्री बनाने के लिए करते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं, जब वो इस ऑक्सीकरण ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, तो वो वास्तव में पर्यावरण में मौजूद विभिन्न यौगिकों जैसे लोहे, गंधक या नाइट्रोजन को पुनर्चक्रित भी करते हैं। और ऐसे ही एक रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया का उदाहरण वो बैक्टीरिया है जिसे मैंने यहाँ दिखाया है। तो ये नाइट्रोमोनाज है। नाइट्रोमोनाज एक रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा नाइट्रोमोनास मिट्टी में पाए जाने वाले नाइट्रिकारक बैक्टीरिया यानी कि नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया में से एक है।
अब नाइट्रिकारक बैक्टीरिया की खासियत ये होती है कि वे अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित कर सकते हैं और ये नाइट्रेट पौधों द्वारा बहुत आसानी से अवशोषित किए जा सकते हैं। इस तरह ये बैक्टीरिया मिट्टी की उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। तो नाइट्रोमोनास जैसे मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हमारे लिए बेहद उपयोगी होते हैं। अब जब हमने स्वपोषी को समझ लिया है तो चलिए अब परपोषी को देखते हैं। बैक्टीरिया की अधिकांश प्रजातियां परपोषी स्वभाव की होती हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और उन्हें अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। और इसमें से बहुत से परपोषी बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत उपयोगी भी होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ बैक्टीरिया मृत और सड़ रहे कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। वो इन्हें तोड़कर विघटित कर देते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को मृतपोषी यानी कि सैप्रोफाइट कहा जाता है। ये अपघटक यानी कि डिकम्पोजर मूल रूप से पृथ्वी की सफाई करने वाले जीवों में से एक होते हैं। ये धरती से सारा कचरा साफ करने का काम करते हैं। और एक मृतपोषी बैक्टीरिया का उदाहरण ये है जिसे मैंने यहाँ दिखाया है। तो ये बैसिलस सबटाइलिस है। ये एक मृतपोषी बैक्टीरिया है। सफाई करने के अलावा बैक्टीरिया बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी सुपरस्टार बन चुका है। वे कई चीजों के उत्पादन में हमारी मदद करते हैं जिसमें भोजन भी शामिल है। उदाहरण के लिए कुछ परपोषी बैक्टीरिया जिन्हें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहा जाता है, वो दूध से दही बनाने में मदद करते हैं। और इसका एक उदाहरण लैक्टोबैक्टीरिया नामक जीनस है, जिसे लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक के उत्पादन में भी हमारी मदद करते हैं। यहाँ प्रतिजैविक दिखाए गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया प्रतिजैविक के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। और इसका एक उदाहरण स्ट्रेप्टोमाइसीस बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया को विभिन्न उद्देश्यों के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित भी किया जाता है। अब उपयोगी बैक्टीरिया की बात करें तो हमारे पाचन तंत्र के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, हमारे पेट में खरबों बैक्टीरिया होते हैं और ये हमारे लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। वो हमें विटामिन बनाने में और हानिकारक सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। लेकिन जैसा कि आप अब तक समझ ही चुके होंगे कि ये अच्छे बैक्टीरिया हैं, लेकिन सभी बैक्टीरिया अच्छे नहीं होते। कुछ बैक्टीरिया ऐसे खलनायक होते हैं जो जोकर को भी मात दे सकते हैं। अब सबसे खतरनाक बैक्टीरिया वास्तव में रोगजनक होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। ये पौधों, जानवरों और निश्चित रूप से हमें भी प्रभावित करते हैं। अब तक हमने पहले ही एक बीमारी का उल्लेख किया था जो है हैजा यानी कि कॉलेरा। ये एक बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरी के कारण होता है और इस बीमारी के दौरान बहुत गंभीर डायरिया और निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन होता है। कुछ अन्य बीमारियों में टाइफॉइड और गले में संक्रमण शामिल है। आइए इन्हें थोड़ा ध्यान से देखें। टाइफॉइड एक बीमारी है जो सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होती है और ये दूषित भोजन के माध्यम से फैलती है। दूसरी ओर गले में संक्रमण स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। जब कोई व्यक्ति स्ट्रेप्टोकोकस के कारण गले के संक्रमण से पीड़ित होता है तो उसका गला सफेद पड़ने लगता है, कुछ इस तरह। अब पशुओं में भी कई बैक्टीरिया संबंधी बीमारियां देखी जाती हैं, लेकिन पौधों का क्या? पौधों में एक बहुत ही सामान्य बैक्टीरिया संबंधी बीमारी है सिट्रस कैंकर रोग। क्या आपने कभी नींबू पर इस तरह के धब्बे देखे हैं? तो ये वास्तव में एक बीमारी है जिसे सिट्रस कैंकर रोग कहा जाता है और ये ज़ैंथोमोनास नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। फिर से पौधों में भी कई बैक्टीरिया संबंधी बीमारियां देखी जाती हैं और ये तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। अब बैक्टीरिया तभी बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं जब वो तेजी से वृद्धि करते हैं या अत्यधिक संख्या में विभाजित होते हैं। तो आइए देखें कि बैक्टीरिया वास्तव में कैसे प्रजनन करते हैं। तो बैक्टीरिया के प्रजनन के कई तरीके होते हैं जिनमें से एक है कोशिका विभाजन, जिसमें द्वे विभाजन आता है यानी कि बाइनरी फिजन। सबसे आम तरीका द्वे विभाजन है। इस प्रक्रिया में एक बैक्टीरिया कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं और ये दोनों कोशिकाएं मूल कोशिका के समान होती हैं। तो यहाँ एक मूल कोशिका है और यहाँ ये दो संतति कोशिकाएं जो बिल्कुल इस मूल कोशिका के समान होंगी।
फिर है बीजाणु निर्माण यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। कुछ बैक्टीरिया जैसे एक्टिनोमाइसीट्स में बीजाणु निर्माण भी एक प्रजनन विधि होती है। अब बीजाणु यानी कि स्पोर, ये हरा रंग का गोलाकार संरचना है जो आप यहाँ देख सकते हैं। बीजाणु बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन वो कठोर और प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम होते हैं। जब वातावरण फिर से अनुकूल हो जाता है, तो ये बीजाणु नए बैक्टीरिया को जन्म देते हैं। एक्टिनोमाइसीट्स बैक्टीरिया में ये प्रक्रिया देखी जाती है। अब है संयुग्मन। आप कुछ बैक्टीरिया अपने आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए को अन्य बैक्टीरिया में स्थानांतरित कर सकते हैं। संयुग्मन यानी कि कॉन्जुगेशन एक तरीका है जिससे ये संभव होता है। संयुग्मन की मुख्य विशेषता ये है कि डीएनए का स्थानांतरण प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से होता है, और ये प्रत्यक्ष संपर्क इस लंबे ट्यूब जैसे पुल के माध्यम से स्थापित होता है, जिसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ये पुल दो बैक्टीरिया कोशिकाओं के बीच बनता है और यही डीएनए स्थानांतरण को संभव बनाता है। बैक्टीरिया का प्रजनन काफी आकर्षक है ना? क्या आप जानते हैं कि कुछ बैक्टीरिया इतने तेजी से विभाजित होते हैं कि मात्र 10 से 15 मिनट में उनकी पूरी आबादी दुगनी हो जाती है? और ई कोलाई इस रिकॉर्ड के बहुत करीब आता है। वो मात्र 20 मिनट में अपनी पूरी जनसंख्या को दुगना कर सकता है। बैक्टीरिया की दुनिया बहुत विशाल है और आज भी इसका अधिकांश भाग्य अज्ञात ही है। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारे ग्रह पर लाखों, यहाँ तक कि अरबों बैक्टीरिया प्रजातियां हो सकती है। मैं केवल ये कल्पना ही कर सकती हूँ कि इनके बारे में और कितनी आश्चर्यजनक खोजें हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं।